वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारा किरचॉफ लॉ है और लेक्चर 6 है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। और ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली साउंड है, इसको अप्लाइड ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जल्दी से हम पहले किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए किरचॉफ ने एक लॉ दिया। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर करंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली दो लॉ किरचॉफ ने दिए। फर्स्ट जिसको बोलते हैं जंक्शन रूल, ठीक, इज अ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, पहला रूल जो है वो जंक्शन रूल है, वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस है। दूसरा जो है हमारा सेकंड, उसको लूप रूल बोलते हैं। ठीक, जो एनर्जी कंजर्वेशन, या उसको मैश रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो लॉ हैं जो हम अप्लाई करेंगे और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोनों। तो सबसे पहले है हमारा जंक्शन रूल। देखिए, इसको समझिए, किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट सर्किट आकर, इलेक्ट्रिक वायर्स आकर मिलते हैं, दैट्स अ जंक्शन। तो कोई भी जंक्शन अगर है, फॉर एग्जांपल ये जंक्शन है और इस पर अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रही है। ठीक है, तो ये यहां से इधर से इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, वो कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन। ठीक है, तो इट्स अ जंक्शन पॉइंट, इसीलिए इसको जंक्शन रूल बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। So according to this rule, at a junction point, the total incoming, the algebraic sum of total incoming and outgoing current is 0. According to this law, at junction point in electric circuit, the algebraic sum of total incoming current and outgoing current is 0। ठीक है, तो दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग का जो एल्जेब्रिक सम होगा किसी जंक्शन पॉइंट पर, वो 0 होगा। तो कैसे लिखेंगे? I इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 0। ठीक, अब समीशन I मतलब एडिशनल है करंट्स का। अब इसको कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं? तो इसमें हम जितनी इनकमिंग करंट है उसको एक साइन कन्वेंशन देते हैं, जो आउटगोइंग करंट है उनको एक साइन कन्वेंशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जितनी भी इनकमिंग करंट्स हैं, ये भी इनकमिंग है, ये सब इनकमिंग है। ठीक है, आउटगोइंग करंट अगर आप देखें, इसमें कोई आउटगोइंग करंट नहीं है, तो हम एक आउटगोइंग करंट भी बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आउटगोइंग करंट बना लिया। ठीक है, तो ये तीन तो आपकी इनकमिंग करंट होगी, ये इनकमिंग है, ये आपकी इनकमिंग है। ठीक है, जंक्शन की तरफ आने वाली। ठीक है, देयर इज इनकमिंग और ये आउटगोइंग। क्योंकि आपको पता है कि जंक्शन पे डेफिनेट सी बात है, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट दोनों ही होंगी। एक ही किसी जंक्शन पे ऐसा नहीं होगा चारों तरफ से इनकमिंग ही हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या आउटगोइंग ही आउटगोइंग रहेगी, कोई इनकमिंग नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जंक्शन पर टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होगा। तो देखिए, जो इनकमिंग है उनको हम प्लस मान लेते हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और आउटगोइंग को हम मान लेते हैं माइनस, तो I4 इक्वल टू
जीरो, ठीक। या दूसरे स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं किसी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, algebraic sum of total incoming current equal to algebraic sum of total outgoing current, ठीक है। तो ये रूल भी इसी तरीके से इस तरीके में डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर हो गया, पहला रूल क्लियर हो गया। और ये किस पे बेस है, चार्ज कंजर्वेशन पे, क्योंकि टोटल जो करंट है वो कंजर्व है, जितनी भी आ रही है, जितनी इनकमिंग होगी उतनी आउटगोइंग होगी। तो इसका मतलब क्या है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन इनकमिंग थे उतना आउटगोइंग, नेट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होंगे या चार्ज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज द चार्ज कंजर्वेशन। सेकंड पे आते हैं, इसको बोलते हैं लूप रूल। लूप रूल बोलते हैं और मैश रूल। देखिए, इसमें किसी भी इनक्लोज सर्किट के अंदर जहां पर कोई लूप फॉर्म हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने कोई लूप कंसीडर किया, ठीक है। तो इस पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे R1, R2 एंड R3, और ये E1, E2, EMF है सेल के। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टोटल एल्जेब्रिक सम, या कह सकते हैं द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यानी कि पूरे लूप के अंदर जो एल्जेब्रिक सम टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का होगा जीरो के इक्वल होगा। तो क्या कहेंगे, according to this law the algebraic sum of potential drop is इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है उसका अगर हम एल्जेब्रिक सम करें तो किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समेशन डेल्टा V इक्वल टू जीरो, ये इसका लॉ है। दूसरे स्टेटमेंट में और क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraic sum of individual potential drop at resistances is equal to the algebraic sum of EMF of cells। जो सेल्स का EMF है उसके algebraic sum के इक्वल होगा, समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू समेशन E। ये भी वही बात है, ठीक है, क्योंकि जो सेल पे EMF है वो भी पोटेंशियल ड्रॉप है। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये सेकंड रूल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सेकंड रूल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है उस सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी। क्लियर। इट बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये आपको किरचॉफ लॉ क्लियर हो गए होंगे, एक्सप्लेन कर दिए मैंने, ठीक है। अब इनको याद रखने से ज़्यादा अप्लाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
है। अगर आपको ये अप्लाइड आ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। याद करने के लिए तो डेफिनेशन है, आप कोई भी रट सकते हैं, लेकिन जब तक आप इनको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम इसको अप्लाइड करना देखते हैं, कैसे अप्लाइड है। applied form of किरचॉफ लॉ। ठीक है, अब अप्लाइड फॉर्म देखते हैं इसकी। अब हम अपनी तरफ से एक सर्किट कंसिडर करेंगे और उसको अप्लाइड करेंगे। बाकी चीज़ें हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, तो उससे न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम उसको सिंपली समझे कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लिया जो पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो उसको उल्टा लगा देते हैं, रिवर्स लगा। और इनके साथ जो रेजिस्टेंसेज हैं वो R1, R2, R3 हैं, और सेल E1, E2, E3, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि सर्किट गिवन दिया होता है और उस सर्किट में करंट भी दिया होता है, पर जरूरी नहीं दिया हो। हम अपनी तरफ से भी, अभी फिलहाल हम मानते हैं करंट नहीं दिया हो, तो हम अपनी तरफ से इसमें फ्लो ऑफ करंट देखते हैं। तो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 आएगा, ठीक है। E2 से I2 निकलेगा बाहर, E3 से I3 निकलेगा, ठीक, बेसिक तरीका। और इसके एंडिंग पॉइंट पर हमें एक स्पेसिफिक बात ध्यान रखनी है कि जितना करंट इससे बाहर निकलता है उतना ही एंटर करता है। तो यानी कि यहाँ पर भी लास्ट में I2 आएगा, यहाँ पे भी लास्ट में I3 आएगा, यहाँ पे भी लास्ट में I1 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो करंट आपको सब जगह पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ करंट कौन कौन सा फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात के लिए कि कहाँ पर करंट कौन सा है, ठीक, क्लियर। अब चलिए पहले हम समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए करंट को निकालना है I1, I2, I3, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी हमें इक्वेशन बनानी है। तो मान लेते हैं हमें I1, I2 फाइंड आउट करना है। वी फाइंड I1, I2 एंड I3। हमें ये तीनों करंट फाइंड आउट करनी है। बाकी उसने रेजिस्टेंस गिवन दिए होंगे, वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तीन इक्वेशन चाहिए तीन वेरिएबल के लिए सॉल्व करने के लिए। तो हमें तीन इक्वेशन यहाँ इन रूल को अप्लाई करके बनानी होगी। तो सबसे पहला अप्लाइड जंक्शन रूल, जहां बहुत सारी करंट आके मिलती है वो जंक्शन है, ठीक है। या जहां बहुत सारे वायर एक साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप इस जंक्शन में लगे, किसी भी जंक्शन पर आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस जंक्शन को इधर शो कर रहा हूं यहां पर अलग से। तो एक जंक्शन जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये I1 है, ये I3 है और ये I2। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले हम जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपने जंक्शन रूल अप्लाई किया तो क्या है जंक्शन रूल? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी है? दैट इज इनकमिंग ये जितनी भी है ये सब इसमें इनकमिंग दिखाई दे रही है। आउटगोइंग करंट कौन सी कोई सी है ही नहीं। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, तो क्या होगा? तो इनकमिंग करंट को अगर आप देखेंगे तो I1, क्योंकि ये हमने अपने अकॉर्डिंग किए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग किए तो फिर इसी तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। तो सारी अभी इनकमिंग करंट है। तो देखिए यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? तो पहली इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गई। अब आप आ जाइए सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? लूप रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड में अप्लाई लूप।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम पहले आपको अलग से इस लूप को बना के दिखाएंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे। जैसे दो लूप है यहाँ पर, एक फर्स्ट एक ये सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप, जो इनक्लोज सर्किट होता है उसको लूप बोलते हैं। तो पहले वाले लूप को हमने बनाया, तो पहला वाला लूप ये है, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2, दैट इज E2, दैट इज E1। करंट की डायरेक्ट करंट I1, यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर करंट ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। I2, दिस इज I1। अब देखिए इसमें एक आप लूप अप्लाई करिए, जैसे मैं अंदर और बाहर तरीका बताया। ये लूप मैंने ऐसे लगाया, ये लूप लगा दिया, इसको ऐसे भी लगा देते हैं। इसका ये तरीका है कि ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है, ये लूप है। इसको रिवर्स भी लगा सकते थे, वो हमारी चॉइस पे, उससे कोई इक्वेशन में या कोई सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हमने कहा जो एल्जेब्रिक सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली चेक करिए, और वो प्लस है कि माइनस है। जैसे करंट की डायरेक्शन प्लस है, माइनस जितनी इनकमिंग थी सब प्लस थी। तो ऐसे ही अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो वहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और जहाँ पर करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम होगी, वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो पहले रेजिस्टेंसेस पे पोटेंशियल ड्रॉप देखिए। जैसे R1 पर पोटेंशियल ड्रॉप I1 के रिस्पेक्टिवली क्या होगा, R1 I1, साइन कैसा होगा, अपोजिट लूप की डायरेक्शन, दैट इज माइनस। दूसरे रेजिस्टेंस पे आ जाइए, सेम डायरेक्शन, तो प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, R2 I2, क्लियर, इक्वल टू। अब बात करेंगे जो उसमें लगी हुई सेल की है। कुछ बुक में क्या करते हैं कि उसमें सेल को भी लिख देते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखता क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होने की चांसेस है। यहाँ पहले रेजिस्टेंसेस को लिख लीजिए कि अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब सेल पे बात करते हैं। तो देखिए सेल पे जो लूप लगा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऐसे है, लूप इनसाइड से ही लगेगा, बाहर से ऐसे नहीं लगा सकता। तो जब लूप लगाएंगे तो ये लूप ऐसे लगेगा ऐसे, ठीक। तो ये माइनस से प्लस की तरफ है, तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा माइनस होती है। तो हमने क्या कर दिया, माइनस E1, क्लियर हो गया। उसका एल्जेब्रिक सम है। दूसरी सेल, इसमें लूप ये रहा, ठीक, तो प्लस से माइनस यानी प्लस E2, क्लियर हो गई बात। सेकंड इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर E1 E2 दिए होंगे, R1 R2 दिए होंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन I1 I2 I3 में आ गई, दूसरी इक्वेशन I1 I2 में मिल जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन, वो भी लूप रूल से बनेगी, क्योंकि अब लूप हम कंसिडर ये फर्स्ट लूप के रेस्पेक्टिवली है, फर्स्ट लूप के रेस्पेक्टिव इक्वेशन। अब हम सेकंड लूप के रेस्पेक्टिवली बनाएंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं। सेकंड लूप देखिए ये वाला, R2 E2, that is I2 I2 I3 I3 E3 R3 I3 I3, ठीक है। अब लूप आपने पहले ऐसे लगाया, आप चाहे तो उल्टा लगा के देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कैसे भी लगाइए। ये लूप हमने ऐसे लगा दिया, इसकी डायरेक्शन इस बार हमने ऐसे कर दी, यानी ये लूप ऐसे, ठीक है। फिर वही रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली पोटेंशियल ड्रॉप देखिए। तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, जैसे R2 के रिस्पेक्टिव करंट की डायरेक्शन सेम है, तो दैट इज R2 इंटू I2, प्लस में रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। दूसरे तीसरे रेजिस्टेंस में देखिए करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस R3 I3, क्लियर। तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब सेल पे आ जाइए, सेल पे देखिए लूप इस बार हमारा ऐसे है, तो ये लूप हमारा ऐसे लगेगा। तो E2 में प्लस से माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, प्लस। दूसरा यही लूप, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, प्लस से माइनस,
ये लूप देखिए, लूप इस तरीके से लगा हमारा, ये लगा लूप, ठीक है। ये लूप ऐसे ही तो लगेगा, यही लूप की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस से माइनस, तो ये भी कैसे हो जाएगी, दैट इज प्लस। इक्वेशन थर्ड। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पर I1 I2 E1 R1 R2 E1 E2 की वैल्यू रखेंगे तो I1 I2 में इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पर I2 I3 में मिलेगी। तीनों इक्वेशन को सोल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो इसको ध्यान से 1-2 क्वेश्चन पकड़िए, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, अप्लाई करिए, उसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हो जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।